So hello, hi, क्या हाल चाल everyone? My name is Gautam Lakhani and I welcome you all to Restart with Motion. So बच्चों बाटी आज के इस क्लास में, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, दैट इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। बहुत ही मजेदार चैप्टर ये रहने वाला है। इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे भारत के फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में। इस चैप्टर में हम देखेंगे भारत के अलग अलग फिजियोग्राफिक फीचर्स को, पढ़ेंगे हिमालयास के बारे में, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, कोस्टल प्लेन्स के बारे में, घाट्स के बारे में, डेक्कन प्लेटू के बारे में, और समझेंगे कि भैया भगवान का दिया हुआ इतना कुछ जो हमारे पास है उसके क्या कुछ फायदे हैं और प्रॉपर्टीज है। तो बहुत ही मजेदार चैप्टर ये रहने वाला है, क्योंकि ये बात करेगा भारत की इकोनॉमी के बारे में, हमारे अपने देश के बारे में। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, दैट इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। देखिए, आप सब लोग जानते हो जब बात आती है भारत की तो इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री। हमारा लैंड मास जो है काफी ज्यादा है। आप मेरे साथ ज्योग्राफी के पहले चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन में पढ़ चुके हो कि कैसे भारत के अंदर 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का लैंड मास हमें देखने को मिलता है, एरिया हमें देखने को मिलता है। तो इस वास्ट एरिया के अंदर बहुत से फीचर्स भी हमें यहां पर देखने को मिल जाते हैं। बहुत से अलग अलग लैंड फॉर्म्स भी हमें देखने को मिलती हैं, चाहे नॉर्दर्न प्लेन्स हो या फिर हिमालयाज हो, कोस्टल प्लेन्स हो या घाट्स हो, डेजर्ट हो या डेक्कन प्लेटू हो। तो बहुत सी चीजें आपको भारत के अंदर देखने को मिलती हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्लेन्स या कहें नॉर्दर्न प्लेन या कोस्टल प्लेन्स वाले इलाकों में रहते होंगे। तो जो भी लोग प्लेन्स में रहते हैं वो जानते हैं कि किस तरीके से प्लेन्स के अंदर बड़े बड़े मैदान, खेत हमें देखने को मिलते हैं। सो देयर आर वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ प्लेन लैंड, प्लेन भूमि है। सिमिलरली आप में से जो लोग हिली एरियाज के अंदर रहते होंगे, हिली एरियाज के अंदर रहने वाले लोग जानते हैं कि कैसे हिली एरियाज के अंदर एक टफ रग्ड टेरेन हमें देखने को मिलता है, कैसे वहां पर जो है कई जगह ऊंची कई जगह नीची इस तरीके से हमें देखने को मिलती हैं। कई जगहों पर हमें पहाड़ देखने को मिलते हैं और कई जगहों पर हमें वैलीज देखने को मिलती है, घाटियां देखने को मिलती हैं। तो कुल मिलाकर के भारत के अंदर हमें हर तरह की चीज देखने को मिल जाती है। अगर हम कहें, समझें, तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पर आपको ज्यादातर ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो चाहे हम माउंटेन्स की बात करें, चाहे हम प्लेन्स की बात करें, चाहे हम डेजर्ट की बात करें, प्लेटू की बात करें, आइलैंड्स की बात करें, भारत के अंदर सब कुछ आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो पेनिनसुलर प्लेटू जो हमारा है, यानी कि जो दक्षिण भारत वाला इलाका हमारा है, वो सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास भारत का हमें देखने को मिलता है। सो पेनिनसुलर प्लेटू इज द एंशिएंट लैंड मास ऑफ इंडिया। यानी कि जब भारत की शुरुआत हुई या जब भारत के फॉर्मेशन की हम बात करते हैं तो जो हमारा साउथ इंडिया वाला पार्ट है, दक्षिण भारत वाला पार्ट है, पेनिनसुलर प्लेटू वाला जो पार्ट है हमारा, वो कहीं ना कहीं क्या है, सबसे पुराना है, एंशिएंट लैंड मास है। एंड इसको हम पेनिनसुला क्यों कहते हैं ये आप मेरे साथ पहले चैप्टर में पढ़ चुके हो, क्योंकि ये पानी से घिरा हुआ है तीन तरफ से। तो यहां पर हमें अरेबियन सी देखने को मिलती है, नीचे हमें इंडियन ओशन देखने को मिलता है, और साथ में अगर हम ईस्ट की बात करें तो यहां पर हमें बे ऑफ बंगाल देखने को मिलता है। तो पेनिनसुलर प्लेटू तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है और एंशिएंट लैंड मास भारत का ये है, और एंशिएंट होने के साथ साथ सबसे ज्यादा स्टेबल भी है। यानी कि यहां पर हमें कुछ खास अर्थक्वेक और इस तरह की गतिविधियां होती हुई देखने को नहीं मिलती। वहीं जब हम बात करते हैं हिमालयाज की, नॉर्दर्न प्लेन्स की, तो हिमालयाज और नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं वो मोस्ट रीसेंट लैंड फॉर्म है। यानी कि अगर आप आज भी देखो तो हिमालयाज के अंदर आज भी हमें एक्टिविटीज होती हुई देखने को मिल रही हैं। अर्थ के नीचे जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स हो रही हैं, अर्थ के नीचे जो प्लेट्स मूव कर रही हैं, उनकी वजह से कहा जाता है कि आज भी हर साल कुछ मिलीमीटर से ही सही हिमालयाज जो है हमारे धीरे धीरे हाइट में बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें, समझें,
तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हमारे जो हिमालयाज हैं और जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, दे आर द मोस्ट रीसेंट लैंडफॉर्म्स ऑन अर्थ, साथ ऑन इंडिया बेसिकली। साथ ही साथ अगर हम यहां पर बात करें इस रीजन की, तो हिमालयन रीजन बहुत ही अनस्टेबल जोन भी है। यहां पर अर्थ के नीचे जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स होती रहती हैं, उस वजह से अर्थक्वेक वगैरह हमें अक्सर इस एरिया के अंदर, रीजन के अंदर देखने को मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं, तो नॉर्दर्न प्लेन्स आप सब जानते हो कि जो भारत की नदियां हैं, रिवर्स हैं, चाहे गंगा नदी हो गई हो या इंडस रिवर हो गई हो, या जितना भी ये रिवर्स है, ये रिवर्स अपने साथ क्या करती हैं, डिपॉजिट्स, एलुवियल डिपॉजिट्स लेकर के आती हैं। जो मिट्टी लेकर के आती हैं, ये उसको विद द टाइम ये डिपॉजिट करती जाती हैं। अगर आप में से कुछ लोगों ने गंगा स्नान किया हो या किसी नदी में आप नहाए हो, तो आप देखते हो ना कि आपके पैरों में मिट्टी होती है। जब आप नदी के अंदर जाते हो, है ना, तो पैरों के अंदर मिट्टी होती है, पैरों के नीचे हमारे मिट्टी हमें देखने को मिलती है, सैंड, सिल्ट हमें देखने को मिलता है। तो क्या हो रहा है कि विद द टाइम ये नदियां क्या कर रही हैं, पहाड़ों से वेदरिंग करके अपने साथ एलुवियल डिपॉजिट्स लेकर के आ रही हैं, कहीं सैंड या सिल्ट लेकर के आ रही हैं और इनको अलग अलग जगहों पर डिपॉजिट कर रही हैं, और इसी डिपॉजिशन से हमारे क्या बने, नॉर्दर्न प्लेन्स बने। वहीं दूसरी तरफ जब हम पेनिनसुलर प्लेटू की बात करते हैं, तो कहा जाता है कि आज से कई हजार लाख साल पहले पेनिनसुलर प्लेटू के अंदर वल्केनिक इरप्शंस होते थे, यहां पर वल्केनोज थी, जिस वजह से विद द टाइम लावा के सूखते के साथ, लावा के सॉलिडिफाई होने के साथ यहां पर हमें इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स देखने को मिले। तो जो पेनिनसुलर प्लेटू है हमारा, वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स की वजह से बना हुआ है। वहीं जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, ये नदियां जो अपने साथ सैंड और सिल्ट लेकर के आ रही हैं, एलुवियल डिपॉजिट्स जो कर रही हैं, उनसे बना हुआ है। वहीं अगर हम बात करें हिमालयाज की, नॉर्दर्न प्लेन्स की, तो इनके बनने के पीछे अलग कहानी है। तो ये सब चीजें हमें भारत के अंदर देखने को मिलती हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें, तो इंडिया के अंदर हमें कुछ मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाते हैं हमारे हिमालयन माउंटेन्स, फिर आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, उसके बाद आता है पेनिनसुलर प्लेटू, फिर आते हैं कोस्टल प्लेन्स, देन आते हैं आइलैंड्स, और फिर हमें डेजर्ट भी देखने को मिलता है। डेजर्ट का यहां पर ऑप्शन गायब है भैया, तो डेजर्ट भी हो गया। तो भारत के अंदर आपको सब कुछ ऑलमोस्ट देखने को मिल जाता है, और हम इस चैप्टर के अंदर इन्हीं सब चीजों के बारे में एक एक करके बात करेंगे भी। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किनसे, हिमालय से। तो सबसे पहले शुरुआत होगी हमारी हिमालयन माउंटेन्स के से। तो देखिए, हिमालयन माउंटेन्स का जो फॉर्मेशन है वो अपने आप में बहुत खास है, और एक वीडियो के थ्रू अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि भैया हिमालयन माउंटेन्स कैसे बने। बट उससे पहले मैं आपको एक ब्रीफ बता देता हूं। देखिए, पहले क्या था, एक इकलौता लैंडमास हुआ करता था जिसका नाम था पेंजिया। क्या था, पेंजिया। पेंजिया बीच में था और इसके आसपास हमें सी देखने को मिलती थी, या पानी हमें देखने को मिलता था। फिर कुछ ईयर्स के बाद, कई लाख सालों के बाद, ये जो पेंजिया है ये दो पार्ट्स में बटा। नॉर्दर्न पार्ट कहा गया लॉरेशिया, क्या बोला गया, लॉरेशिया, और सदर्न पार्ट जो है बोला गया गोंडवाना लैंड। कौन सा लैंड, गोंडवाना लैंड। जब हम बात करते हैं यहां पर इन दोनों की, तो इन दोनों के बीच में एक सी थी जिसका नाम था टेथिस सी। कौन सी सी, टेथिस सी। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है हमारा, वो इसी गोंडवाना लैंड का पार्ट है। इसी क्या है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है इसी गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो जब गोंडवाना लैंड ब्रेक हुआ, गोंडवाना लैंड टूटा, बिखरा, तो इसी गोंडवाना लैंड में से बिखर करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट जब ऊपर की तरफ जाकर के लॉरेशिया से टकराता है, तो वहां पर हमें हिमालयास का फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिलता है। मैं आपको वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। आप ये देख सकते हैं कि ये जो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड की ब्रेकिंग हमें होती हुई देखने को मिल रही है, और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऊपर की तरफ जाता हुआ नॉर्थ में आपको देखने को मिल रहा है। बीच में ये जो सी है, दिस सी इज टेथिस सी। ये जो सी हमने देखी, ये सी कौन सी है, टेथिस सी है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट अब ऊपर की तरफ जा रहा है गोंडवाना लैंड से ब्रेक होकर के। बीच में ये सी, टेथिस सी आपको देखने को मिल रही है, और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट जाकर के लॉरेशिया से जैसे ही टकराएगा, तो दो लैंड मास के टकराने की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होगा,
उससे हमें ये माउंटेन रेंज बनती हुई देखने को मिली हिमालयाज। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस वीडियो के अंदर दिखाया गया है कि कैसे हिमालयाज बने। तो कुछ इस तरीके से हिमालयन रेंज का फॉर्मेशन हमें होता हुआ देखने को मिला। अब आगे की तरफ चलते हैं और बात करते हैं हिमालयाज के बारे में थोड़ा और डिटेल में। देखिए क्या है कि अगर आप सबसे पहले ये मैप को देखें तो आप समझ पाएंगे कि कुछ इस तरीके से भारत के नॉर्थ में आपको हिमालयाज देखने को मिल जाते हैं। दे आर द यंग फोल्डेड एंड रग्ड माउंटेन बैरियर। जब हम बात करते हैं हिमालयाज की तो जैसे कि मैंने बताया कि दे आर द यंग, मतलब इनको बने हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, कुछ ही लाख साल हुए हैं हिमालयाज को बने हुए। वहीं जब बात आती है फोल्डेड की तो आपने देखा ही कि किस तरीके से इस तरीके से फोल्डेड हिमालयाज हैं, ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है इनका। और ये रग्ड होते हैं, रग्ड मतलब टफ टेरेन है इनका, पत्थरों से चट्टानों से बने हुए हैं। एंड दे एक्ट एज अ बैरियर एज वेल। ये क्या है, एक बैरियर भी है। बैरियर किस चीज का है बच्चा ये? अगर हम बात करें हिमालयाज के नॉर्थ की तो आप हिमालयाज के नॉर्थ में जब जाओगे तो यहां पर साइबेरियन रीजन है, रशिया, साइबेरिया, जहां पर ठंडी हवाएं चलती हैं। क्या चलती हैं? बर्फीली हवाएं चलती हैं। तो साइबेरिया से नॉर्थ पोल की तरफ से आने वाली ठंडी हवाओं को, बर्फीली हवाओं को ये हिमालयाज जो है रोकते हैं, एक बैरियर का काम करते हैं। और इसी वजह से भारत के अंदर जो टेम्परेचर है या कहें हम जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो हम लोगों के रहने के लिए फेवरेबल है। अगर हिमालयाज ना होते तो भारत के अंदर कड़ाके की ठंड पड़ती भैया। इसके अलावा जब बात आती है हिमालयाज की, सो दे आर द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन सीरीज। अगर आप देखो तो वर्ल्ड की कई सबसे ऊंची जो माउंटेन पीक्स हैं वो हिमालयाज के अंदर ही है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट K2 हो गया। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये वेस्ट टू ईस्ट रन करते हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको हिमालयाज जो हैं देखने को यहां पर मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो रीजन हमारा है ये जम्मू कश्मीर है, वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, और फिर जो है ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक आपको हिमालयाज देखने को मिलते हैं। इनकी जो लेंथ है वो लगभग 2400 किलोमीटर की लेंथ है। एंड दे स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। तो भारत के नॉर्थ के अंदर आपको ये देखने को मिलते हैं। और ये तरीके के क्या है, हमारे लिए नेचुरल बॉर्डर्स है, या ये कहिए नेचुरल फ्रंटियर्स है। आज से नहीं, एंशियंट टाइम से ये जो हिमालयाज हैं ये भारत को बचा रहे हैं इन्वेडर्स से, है ना। दे आर द बॉर्डर्स, नेचुरल बॉर्डर्स हैं ये। इनको पार करके आना भारत में बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है। तो भारत के लिए हमेशा से ही हिमालयाज जो हैं वो जियो स्ट्रैटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे भारत के डिफेंस को देखते हुए। इसके अलावा जब इनकी विड्थ की बात आती है तो लेंथ तो हमने देख ली कि लगभग 2400 किलोमीटर की लेंथ है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक वेस्ट टू ईस्ट जब हम बात करते हैं तो 2400 किलोमीटर की ये लेंथ है। बट वहीं जब हम इनकी विड्थ की बात करते हैं, चौड़ाई की बात करते हैं, तो विड्थ इनकी वेरी करती है 250 से लेकर के 400 किलोमीटर तक। यानी कि जो नॉर्दर्न रीजन है, वेस्टर्न एरिया है, यहां पर इस इलाके में इनकी विड्थ आपको 250 से लेकर के 400 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। वहीं जब आप अरुणाचल प्रदेश वाले इलाकों में आ जाते हो, ईस्ट में आ जाते हो, तो यहां पर इनकी विड्थ कम होकर के 150 किलोमीटर ही रह जाती है। तो हिमालयाज को लेकर के ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है। इसके अलावा जब बात आती है हिमालयाज की तो ये 3 पैरेलल रेंजेस के अंदर बटे हुए हैं, जिनके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। साथ ही साथ इनके अंदर एल्टीट्यूडनल वेरिएशन भी देखने को आपको मिलते हैं। यानी कि जब हम बात करते हैं हिमालयाज की तो कई जगहों पर हिमालयाज का एल्टीट्यूड, हाइट बहुत ज्यादा है, कहीं पर थोड़ा कम है। तो इन 3 पैरेलल रेंजेस के अंदर हम वही अब समझने की कोशिश भी करेंगे। तो देखिए क्या है कि जो हिमालयाज हैं हमारे, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, या कहें 3 पैरेलल रेंजेस, जिसको हम ग्रेट हिमालयाज, लेसर हिमालयाज और आउटर हिमालयाज बोलते हैं। ग्रेट हिमालयाज को हम कहते हैं हिमाद्री, लेसर हिमालयाज को हम कहते हैं शिवालिक, और लेसर हिमालयाज को हम कहते हैं हिमाचल, और आउटर हिमालयाज को हम कहते हैं शिवालिक। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर ग्रेट हिमालयाज के बारे में, जो ये रेंज आपको सबसे ऊपर जाती हुई देखने को
मिल रही है। ग्रेट हिमालयाज की जब हम बात, देखो ये तीनों नाम आ गए, ग्रेट हिमालयाज हिमाद्री, लेसर हिमालयाज हिमाचल और शिवालिक्स जिसको हम आउटर हिमालयाज भी कहते हैं। अब इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे किसकी, ग्रेट हिमालयाज की या हिमाद्री की। क्या उड़ के आई है भैया, गजब। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर किसकी, ग्रेट हिमालयाज की, हिमाद्री की। हिमाद्री के अंदर आपको बहुत सी माउंटेन पीक्स भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, माउंट केटू और कंचनजंगा। ये 3 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स आपको इसके अंदर देखने को मिलती हैं। इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ लगभग 2400 किलोमीटर्स की है। साथ ही साथ सिंधु रिवर से लेकर के ब्रह्मपुत्रा रिवर तक, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक आपको ये ग्रेट हिमालयाज या हिमाद्री देखने को मिल जाते हैं। यहां पर जो एवरेज हाइट है वो कहीं ना कहीं 600 मीटर्स और उससे अबव आपको देखने को मिलती है। तो 6 किलोमीटर से ज्यादा के ऊंची चोटियां हिमालयाज आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। इनकी जो विड्थ है वो 400 किलोमीटर के आसपास की विड्थ हमें देखने को मिलती है। ज्यादातर यहां पर बर्फ रहती है, सो दे आर पेरिनियली स्नो बाउंड। यहां पर हमें पूरे समय बर्फ देखने को मिलती है। इसके अलावा दिस इज द मोस्ट कॉन्टिन्यूअस रेंज। अगर आप यहां पर देखें तो हमने पीछे वाली फोटो में भी देखा, तो भैया यहां से शुरू हो गए, है ना, यहां से शुरू होकर के ये पूरा इस तरीके से हिमालयाज आपको देखने को मिलते हैं। तो जम्मू कश्मीर से लेकर के आपका हिमाचल प्रदेश वाला इलाका, देन पूरा नेपाल हो गया, फिर सिक्किम हो गया, उसके बाद भूटान हो गया, देन आगे चल करके अरुणाचल प्रदेश हो गया। कंटिन्यूअस आपको ये रेंज जो है देखने को मिलती है, विच इज असिमेट्रिकल इन नेचर। साथ ही साथ वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक्स है वो भी यहां पर आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो माउंट एवरेस्ट, माउंट केटू और कंचनजंगा यहां पर आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा ये जो एरियाज हैं यहां पर हमें ग्रेनाइट पत्थर देखने को मिलता है, या ये कह सकते हैं कि जो हिमाद्री है हमारा वो किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट से बना हुआ है। दे आर कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। तो हिमाद्री के अंदर, ग्रेट हिमालयाज के अंदर हमें ग्रेनाइट देखने को मिलता है। दे आर कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट स्टोन। इसके बाद हिमाद्री के बाद दूसरे नंबर पर आ जाते हैं हमारे यहां पर लेसर हिमालयाज, जिनको हम शिवालिक भी कहते हैं। लेसर हिमालयाज की जब हम बात करते हैं तो हिमाद्री के साउथ में आपको ये हिमाचल देखने को मिलते हैं, हिमाचल रेंज देखने को मिलती है। इनकी लेंथ भी वही लगभग 2400 किलोमीटर के आसपास की है। हाइट यहां पर थोड़ी सी कम हो जाती है, 3700 से लेकर के 4500 मीटर्स तक की हाइट आपको हिमाचल के अंदर देखने को मिलती है। विड्थ जो है इनकी वो 50 किलोमीटर के आसपास की है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये हिमाद्री के ठीक साउथ, हिमाद्री के ठीक नीचे आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये सबसे ज्यादा रग्ड है, यानी कि ये हिमाद्री से ज्यादा भी रफ है इनका टेरेन। यहां पर बहुत से पत्थर, बहुत सी चट्टानें हमें देखने को मिल जाती हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ कंप्रेस्ड रॉक्स। तो कंप्रेस्ड रॉक्स से ये बनी हुई हैं। खास बात क्या है कि इस रीजन के अंदर आपको बहुत सी वैलीज या कहें रेंजेस भी देखने को मिलती हैं। जैसे कि सबसे पहले आ जाती है पीर पंजाल रेंज, जो कश्मीर को जम्मू से अलग करती है। पीर पंजाल रेंज के बाद आ जाती है दूसरी रेंज हमारी धौलाधर रेंज, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर हमें देखने को मिलती है। फिर आ जाती है महाभारत रेंज, जो नेपाल के अंदर हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ इस एरिया के अंदर बहुत सी वैलीज भी हैं, घाटियां भी हैं। तो जैसे कश्मीर वैली हो गई हो जम्मू कश्मीर में, कांगड़ा वैली हो गई हो हिमाचल प्रदेश में, या कुल्लू वैली हो गई हो हिमाचल प्रदेश में, तो ये वैलीज भी हमें यहां पर देखने को मिलती हैं। वैली क्या होता है, दो माउंटेन के बीच में की जो घाटी होती है उसको आप वैली कहते हो। जैसे ये हो गया, तो ये जो बीच का रीजन है, इस बीच के रीजन को हम क्या कहेंगे, वैली कहेंगे। तो यहां पर आप देखें कि पीर पंजाल रेंज, धौलाधर रेंज और महाभारत रेंज, दे आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंजेस ऑफ द हिमाचल, या कहे हम जो हमारे सेकंड पैरेलल रेंज है हिमालयाज की उसमें। और ये 3 वैली, कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली हमें देखने को मिलती है। काठमांडू वैली भी इसके अंदर शामिल है। आगे चलते हैं शिवालिक्स की तरफ। शिवालिक्स की जब हम बात करते हैं तो इनको आउटर हिमालयाज भी कहा जाता है, यानी कि ये सबसे नीचे 3rd रेंज है ये।
और यहाँ पे जो एवरेज हाइट होती है वो 900 से लेकर के 1100 मीटर्स तक की होती है। सो दे आर साउथ ऑफ हिमाचल, हिमाचल के साउथ में आपको ये देखने को मिल जाती है। इसकी विड्थ जो है लगभग 10 से 50 किलोमीटर की है। साथ ही साथ दे आर द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज, यानी कि इसके बाद फिर नॉर्दर्न प्लेन्स शुरू हो जाते हैं। साथ में यहां पर अगर हम देखें सो दे आर कंपोज्ड बाय द सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स। तो जो हिमालयन रेंजेस से रिवर्स निकल रही हैं, चाहे इंडस हो गई हो, गंगा हो गई हो, ब्रह्मपुत्रा हो गई हो, या और भी जो नदियां हैं जो हमें हिमालयन रीजन से निकलती हुई देखने को मिल रही हैं, वो नदियां जो अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर के आती हैं, एलुवियल्स लेकर डिपॉजिट्स लेकर के आती हैं, उनसे ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बने हुए हैं शिवालिक। इसके अलावा इस एरिया के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि नदियां जो अपने साथ सैंड, सिल्ट, एलुवियल डिपॉजिट्स लेकर के आ रही हैं, उससे बने हुए हैं। तो इनकी वैलीज में, घाटियों में आपको एलुवियम यानी कि एलुवियल डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं और थिंक ग्रेवल, पत्थर भी देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ इस एरिया के अंदर हमें दून्स भी देखने को मिलते हैं। तो लेसर हिमालयाज और शिवालिक रीजन के बीच में आपको क्या है, दून्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, इस तरीके से। दून क्या होता है, अब देखो क्या है, ये हो गया हमारा सबसे ऊपर वाली रेंज जिसको हम कह रहे हैं हिमाद्री। यहां पर एवरेज हाइट कितनी है, एवरेज हाइट है यहां पर आपकी 6000 मीटर के आसपास। फिर इसके बाद हमारी जो दूसरी रेंज है वो हो गई, यहां पे हमें ये देखने को मिली, ये जो दूसरी रेंज है ये है हिमाचल। यहां पर जो एवरेज हाइट है वो लगभग जो है 4500 किलोमीटर के आसपास की है। अब हिमाचल के ठीक बाद जो तीसरी रेंज है वो बहुत छोटी है ना, वो बहुत छोटी है, तो ये इस रेंज को बोला गया शिवालिक। अब यहां पर क्या है, जो एवरेज हाइट है वो सिर्फ और सिर्फ 1100 मीटर की है। तो ये जो यू शेप्ड लॉन्गिट्यूडनल वैली बन रही है, ये जो वैली बन रही है, इस वैली को क्या बोला जाता है, दून बोला जाता है। तो शिवालिक्स के यहाँ इस रीजन में हमें देहरादून, कोटली दून, पाटली दून जैसी कुछ वैलीज भी देखने को मिलती हैं। तो ये था हिमालयन की 3 पैरेलल रेंजेस के बारे में जो कि हमने नॉर्थ टू साउथ पढ़ा। सबसे टॉप पर हिमाद्री जो सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद हिमाचल और फिर लास्ट में शिवालिक। इन 3 पैरेलल रेंजेस को हमने यहां पर जो है पढ़ा है। अब आगे की तरफ चलेंगे और अब हम यहां पर बात करेंगे किसके बारे में कि भैया वेस्ट टू ईस्ट ये जो हिमालयाज हैं ये किस तरीके से और बटे हुए हैं। नॉर्थ टू साउथ डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लिया कि भैया सबसे पहले हिमाद्री, देन हिमाचल, देन शिवालिक। अब बात करेंगे वेस्ट टू ईस्ट की। तो वेस्ट टू ईस्ट हमने नदियों के बेसिस पर जो है इन हिमालयाज को क्या करा बच्चा, बांट दिया। तो इस एरिया के अंदर कुछ प्रमुख नदियां हैं, जैसे कि इंडस रिवर हो गई, सतलज रिवर हो गई, काली रिवर हो गई, तीस्ता रिवर हो गई, दिहांग रिवर हो गई। इन रिवर्स के बेसिस पर हमने क्या करा, वेस्ट टू ईस्ट इन हिमालयाज को बांट दिया। तो इंडस और सतलज के बीच आपको हिमाचल हिमालय या कहें पंजाब हिमालय देखने को मिल जाते हैं, जो आपको जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में देखने को मिलेंगे। तो आप ये देखिए कि ये जो हिमालयाज हैं, ये वाले, ये क्या है, इनको हम पंजाब हिमालयाज कहते हैं। ये इंडस और सतलज रिवर के बीच है, ठीक है। और यहां पर जो 2 मेन स्टेट लगती हैं वो है जम्मू कश्मीर और अपना पंजाब। फिर सतलज और काली रिवर के बीच आते हैं कुमाऊं हिमालयाज, यहां पर उत्तराखंड लगता है। तो आप आ जाओ, ये सतलज रिवर हो गई और यहां पर काली रिवर हो गई जो नेपाल से आती है। ये वाले जो बीच वाले हिमालयाज हैं इनको हम कहते हैं कुमाऊं हिमालयाज, ये उत्तराखंड के अंदर मेनली पड़ते हैं। फिर इसके बाद काली और आगे चल करके तीस्ता रिवर के बीच, काली और तीस्ता रिवर के बीच हमें देखने को मिलते हैं नेपाल हिमालयाज, जो नेपाल और सिक्किम वाले रीजन में आते हैं। तो आप इस फोटो पर नजर डालिए, ये काली रिवर हो गई और यहां पर जो है हमारी तीस्ता रिवर हो गई। तो इस रीजन में जो हिमालयाज हैं उन्हें हम नेपाल हिमालयाज कहते हैं। फिर आगे चल करके तीस्ता रिवर और दिहांग रिवर के बीच में आते हैं हमारे असम हिमालयाज, जो असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान वाले इलाके में पाए जाते हैं। तो यहां पर इस एरिया में जहां पर अपनी काली और तीस्ता रिवर है, यहां पर आपको कौन से, असम हिमालयाज देखने को मिलते हैं। तो देखो सीधी सी बात है कि जब हमें नॉर्थ टू साउथ डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो देयर आर 3 पैरेलल रेंजेस।
टॉप पर हिमाद्री, देन हिमाचल और फिर शिवालिक। बट वहीं जब हम वेस्ट टू ईस्ट की बात कर रहे हैं तो वेस्ट टू ईस्ट हमने क्या करा, रिवर्स के बेसिस पर, रिवर बेसिन्स के हिसाब से हमने इनको बांट दिया। सबसे पहले आ गए हमारे पंजाब हिमालयाज जो इंडस और सतलज रिवर के बीच का इलाका है। फिर आ गए हमारे कुमाऊं हिमालयाज जो सतलज और काली रिवर के बीच का इलाका है। फिर आ गए हमारे नेपाल हिमालयाज जो काली और तीस्ता रिवर के बीच का इलाका है। और फिर आ गए हमारे असम हिमालयाज जो तीस्ता और दिहंग रिवर के बीच का इलाका है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, इन हिमालयाज को वेस्ट टू ईस्ट भी बांट दिया, तो ताकि रिवर्स के हिसाब से भी हम इनको पहचान सके। ठीक है, तो हिमालयाज का नॉर्थ टू साउथ और वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन हमने देख लिया। अब इसके बाद अगर आप देखो तो हिमालयाज का हमें एक ईस्टर्न क्या देखने को मिलता है, एक्सटेंशन भी देखने को मिलता है, जो कि है पूर्वांचल। पूर्वांचल हिमालयाज की अगर हम यहां पर बात करें तो दिहांग रिवर के बियॉन्ड इस इलाके में आपको जो है पूर्वांचल हिमालयाज भी देखने को मिलते हैं। पूर्वांचल हिमालयाज की अगर हम यहां पर बात करें तो ये ईस्टर्न बाउंड्री है भारत की, और यहां पर आपको पटकई बम, नागा हिल्स और मिजो हिल्स देखने को मिलते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो आपका ये जो इलाका है ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, इन एरियाज के अंदर जो है यहां पर आपको अलग अलग रेंजेस देखने को मिलती हैं। पूर्वांचल के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि पटकई हिल, नागा हिल और मणिपुर हिल, मिजो हिल ये देखने को हमें मिल जाती हैं। पटकई हिल आपकी अरुणाचल प्रदेश के इलाके में है, नागा हिल्स आपके जो है नागालैंड के अंदर है, मणिपुर हिल्स मणिपुर के अंदर हैं और मिजो हिल्स हमारी मिजोरम के अंदर है। तो कुछ इस तरीके से हमारे हिमालयाज का ईस्टवर्ड एक्सटेंशन जो है वो पूर्वांचल हिमालयाज के तौर पर भी हमें देखने को मिलता है, जिनको हम ईस्टर्न हिल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर के परे, दिहांग रिवर के परे आपको जो है क्या देखने को मिलते हैं, ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज देखने को मिलती है, जिनको हम पूर्वांचल कहते हैं, जिसमें आपके पटकई हिल, नागा हिल, मणिपुर हिल और मिजो हिल शामिल है। तो ये तो हो गया हमारे हिमालयाज के बारे में, जिनको हमने यहां पर डिटेल के अंदर पढ़ा। पहले नॉर्थ टू साउथ समझा, फिर वेस्ट टू ईस्ट समझा, और लास्ट में ईस्टवर्ड एक्सटेंशन जो है पूर्वांचल, उनके बारे में हम लोगों ने बात करी। अब आगे की तरफ चलेंगे और अब हम यहां पर पढ़ेंगे किसके बारे में, अब हम यहां पर पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। देखिए क्या है, हिमालयाज के बाद नॉर्दर्न प्लेन्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं अगर आप देखो तो हमारा हिमालयाज के ठीक नीचे साउथ में आपको ये नॉर्दर्न प्लेन्स देखने को मिलते हैं, जिनको बनाया है इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी रिवर्स ने और उनकी ट्राइब्यूटरीज ने मिल करके। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दैट दे आर सिचुएटेड साउथ टू द हिमालयाज, तो जैसे ही शिवालिक खत्म हो रहे हैं, शिवालिक के ठीक नीचे हमें नॉर्दर्न प्लेन्स बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये किन से बने हैं, ये बने हैं सिंधु यानी कि इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से। यानी कि ये जो तीन प्रमुख नदियां हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इनकी ट्राइब्यूटरीज ने मिलकर के ये नॉर्दर्न प्लेन्स को जो है बनाया है। यहां पर ये नदियां अपने साथ जो सैंड और सिल्ट लेकर के आती हैं, उनको विद द टाइम डिपॉजिट किया गया है, जिसको हम एलुवियल सॉइल के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है, विच इज बेस्ट फॉर द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल है ये। एरिया लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का हो जाता है। हाइट जो है 200 मीटर के आसपास की है। साथ ही साथ फेमस क्यों है, एग्रीकल्चर के लिए फेमस है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस एरिया में एलुवियल सॉइल पाई जाती है, विच इज वेरी फर्टाइल। बहुत ही ज्यादा क्या है, ये सॉइल फर्टाइल है। और फर्टाइल होने की वजह से क्या हो गया कि ये जो सॉइल है इट इज वेरी गुड फॉर द एग्रीकल्चर एज वेल। ये सॉइल क्या हो गई, हमारी एग्रीकल्चर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई, इंपॉर्टेंट हो गई। इसके अलावा यहां पर जो लेंथ है सतलज से लेकर के गंगा बेसिन तक, वो लगभग 2400 किलोमीटर के आसपास की है। विड्थ जो है वो वेरी करती है 240 से 320 किलोमीटर के बीच में।
अब स्टेट्स की अगर हम बात करें तो जो राज्य यहां पर कवर हो रहे हैं उसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का कुछ इलाका, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय का कुछ रीजन, ये सब स्टेट्स इसके अंदर आपको कवर होते हुए देखने को मिलते हैं। अब एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम नॉर्दर्न प्लेन्स को 3 रीजनल डिविजन्स के अंदर बांट सकते हैं। पंजाब प्लेन्स जिनको हम इंडस प्लेन्स भी कह सकते हैं, गंगा प्लेन्स जिनको गंगा रिवर ने बनाया है, और देन ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स जिनको ब्रह्मपुत्रा रिवर ने बनाया है। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे वेस्टर्न प्लेन्स की, जिनको आप पंजाब प्लेन्स के नाम से भी जानते हो। तो पंजाब के इलाके में, पंजाब हरियाणा वाले रीजन में, जहां पर इंडस नदी है और उसकी ट्राइब्यूटरीज, उन्होंने मिल करके क्या करा है, इनको बनाया है। फॉर्म्ड बाय, बेटा फॉर्मल बाय नहीं, फॉर्म्ड बाय, फॉर्म्ड बाय है ना, फॉर्म्ड बाय इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। तो इंडस नदी हो गई, और जो यहां पर हमारी बाकी नदियां हैं, ब्यास, रावी, सतलज, चेनाब, इन सब रिवर, झेलम, इन 5 रिवर ने मिल करके पंजाब बनाया है। इसके बाद यहां पर जो स्टेट्स आती हैं वो है पंजाब और हरियाणा। अब देखो नाम में ही है, क्या है नाम, पंजाब, पंजाब, पंजाब मींस लैंड बिटवीन 5 रिवर्स। तो आप यहां पर देखें तो पंजाब का मतलब क्या है, द लैंड बिटवीन 5 रिवर्स। तो यहां पर आप चेनाब, झेलम, रावी, सतलज, ब्यास, इन 5 रिवर्स ने मिलकर के पंजाब बनाया है। इसी तरीके से जो दोआब होता है, क्या दोआब, दोआब इज लैंड बिटवीन 2 रिवर्स, दोआब लैंड बिटवीन 2 रिवर्स, पंजाब लैंड बिटवीन 5 रिवर्स। तो पंजाब और हरियाणा के अंदर ये वेस्टर्न प्लेन्स या पंजाब प्लेन्स या इंडस प्लेन्स हमें देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद आते हैं हमारे ईस्टर्न प्लेन्स। ईस्टर्न प्लेन्स तो नहीं, नॉर्दर्न प्लेन्स कहेंगे इन्हें, तो नॉर्दर्न प्लेन्स जिनको हमें गंगा रिवर ने बनाया है, गंगा और उसके ट्राइब्यूटरीज ने। तो गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, कोसी रिवर हो गई, जितनी भी गंगा और उनकी ट्राइब्यूटरीज है, उन्होंने मिलकर के ये बीच वाला हिस्सा बनाया जो भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो गंगा प्लेन्स की जब हम बात करते हैं तो घाघर और तीस्ता रिवर के बीच में ये हमें देखने को मिलता है। घाघर इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। इसके बाद स्टेट्स जो यहां पर कवर हैं उसमें आपको हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का कुछ एरिया देखने को मिल जाता है। अच्छा देखो क्या है कि बांग्लादेश आज हमारे पास नहीं है, पहले था। सिमिलरली पंजाब प्लेन्स की भी जब हम बात करते हैं तो इसका 70% एरिया पाकिस्तान के पास है, हमारे पास 30% के आसपास का ही रीजन इसका है। ठीक है, फिर अगर हम यहां पर बात करें ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स की, तो ब्रह्मपुत्रा प्लेन आपको असम के अंदर देखने को मिलते हैं, असम वाले इलाके में देखने को मिलते हैं, और इन्हें ब्रह्मपुत्रा रिवर और उसकी ट्राइब्यूटरीज ने मिल करके बनाया है। तो ये हो गए हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स का रीजनल डिवीजन, जिसमें हमने पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्रा प्लेन के बारे में पढ़ा। अब हम आगे चलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करेंगे हमारे किसके, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। अब देखो क्या है कि ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये बटे हुए हैं 3 पार्ट्स के अंदर, मेनली भाबर, तेरई और भांगर। बट आपको समझना होगा कि जब बात आ रही है नॉर्दर्न प्लेन्स की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिमालयाज के, है ना, हिमालयाज के साउथ में ही आपको क्या है देखने को मिल जाते हैं, क्या, प्लेन्स। तो यहां से इस रीजन से लेकर के इस रीजन तक हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, एंड दीज नॉर्दर्न प्लेन्स आर सिंपली साउथ ऑफ हिमालयाज। तो हिमालयाज के साउथ में, हिमालयाज के ठीक नीचे आपको नॉर्दर्न प्लेन्स देखने को मिलते हैं। अब नॉर्दर्न प्लेन्स जो है हमारे भाबर, तेरई, भांगर और खादर के अंदर बटे हुए हैं। अब देखिए समझिएगा, हो क्या रहा है कि यहां से नदियां आ रही हैं, अपने साथ पानी लेकर के आ रही हैं। अब ये नदियां पानी के साथ साथ अपने साथ सैंड, सिल्ट और पेबल्स, पत्थर भी लेकर के आ रही हैं। यहां पर रिवर्स का जो फ्लो था वो बहुत ज्यादा था। यहां पर जो रिवर्स का फ्लो था, रिवर फ्लो वाज हाई, वेरी हाई, रिवर फ्लो वाज वेरी हाई।
जिस वजह से क्या होता था कि ये जो भी पत्थर वगैरह अपने साथ लेकर के आती थी वो आसानी से नीचे आ जाते थे। बट यहां पर आते आते क्या हुआ कि फ्लो थोड़ा सा कम हुआ, फ्लो के अंदर हमें कमी आती हुई देखने को मिली। तो अब नदियां हैवी पेबल्स और बड़े बड़े चट्टान अपने साथ कैरी नहीं कर सकती। तो सबसे पहले नदियों ने क्या करा, अपने साथ चट्टानों को छोड़ा, जो पत्थर थे, पेबल्स थे, उनको छोड़ा और इस रीजन को बोला गया भाबर। आगे चल करके नदियों के पास जो थोड़ा सा थिक सॉइल थी, मार्शी सॉइल थी, उसको यहां पर छोड़ दिया, इस रीजन को बोला गया तराई। तो तराई के अंदर आपको मार्शी सॉइल, मार्शी रीजन है, थोड़ा दलदली मिट्टी आपको देखने को मिलती है। फिर नदियों ने क्या करा, अपना एलुवियल डिपॉजिट्स करने शुरू करे। तो ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट्स को हम कहते हैं भांगड़। क्या कहते हैं? भांगड़ कहते हैं। तो ये जो ओल्ड है इनको हम कहेंगे भांगड़। और नदियां आज भी अपने साथ मिट्टी लेकर के आ रही हैं, एलुवियल डिपॉजिट्स आज भी नदियां कर रही हैं, उसको हम बोलेंगे खादर। तो भांगर एंड खादर जो है एलुवियल डिपॉजिट्स हैं, जिसमें भांगर इज ओल्ड एंड खादर इज न्यू। तो भाबर रीजन क्या है? यहां पर आपको पेबल्स, पत्थर देखने को मिलते हैं, चट्टाने आपको देखने को मिलती है। इट इज साउथ ऑफ शिवालिक एकदम। तेरई जो है ये इलाका थोड़ा सा दलदली है, मार्शी है। फिर इसके बाद आता है भांगर वाला रीजन। भांगर वाला जो रीजन है इट इज कंपोज्ड ऑफ ओल्ड एलुवियम। ओल्ड एलुवियम से बना हुआ है और ये रीजन जो है अब सेटलमेंट्स के लिए ठीक है। यहां पर जो है लोग रह रहे हैं, ठीक है, यहां पर लोग रह रहे हैं। इट इज नॉट दैट फर्टाइल, लेस फर्टाइल कंपेयर टू खादर। खादर जो है ये न्यू एलुवियम है, ये न्यू एलुवियम है एंड इट इज वेरी फर्टाइल, बहुत ही ज्यादा क्या है, फर्टाइल है। तो कुछ इस तरीके से नॉर्दर्न प्लेन्स का रिलीफ फीचर है, या कहें हमें एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है। तो ये था हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, जिनको हमने यहां पर अभी डिटेल के साथ पढ़ा और समझा। तो नॉर्दर्न प्लेन्स हिमालयाज के साउथ में है। सबसे पहले भाबर, जहां पर रिवर्स में हमने पत्थर छोड़े, पेबल्स छोड़े। फिर उसके बाद तेरई, मार्शी रीजन, देन भांगर, ओल्ड एलुवियम, और खादर, न्यू एलुवियम। तो ये सब हमने यहां पर पढ़ा किनके बारे में? नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। अब आगे चलते हैं और भाबर, खादर, तेरई, इन सब के बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, भाबर की जब हम बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही नदियां माउंटेन से नीचे की तरफ आई, यानी कि शिवालिक से नीचे पहुंची, तो यहां पर हमें ये देखो, ये शिवालिक रेंजेस भी आपको पीछे देखने को मिल रही हैं। ये शिवालिक माउंटेन रेंज है। तो यहां पर क्या हुआ कि जैसे ही नदियों का फ्लो थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ, तो नदियों ने अपने साथ जो पत्थर, पेबल्स लेकर के वो आ रही थी, उनको डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। यहां पर आप देखते हो कि भाबर रीजन के अंदर जो नदी की स्ट्रीम है वो एक बार को डिसअपियर हो जाती है, यानी कि नदी इन पत्थर के नीचे ही चल रही है। साथ में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो एरिया है इसकी विड्थ 8 से 16 किलोमीटर की होती हुई हमें देखने को मिलती है। तो हरियाणा और पंजाब, उत्तराखंड के कुछ इलाकों में आपको ये भाबर रीजन देखने को मिलता है। भाबर के बाद आता है अपना तेरई रीजन। तेरई रीजन की जब हम बात करते हैं तो ये एरिया थोड़ा सा मार्शी होता है। यहां पर जो सॉइल है वो थोड़ी सी क्या है, मार्शी हो जाती है। इस तरीके से इस एरिया के अंदर फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो भाबर के साउथ में आपको तेरई रीजन देखने को मिलता है। यहां पर नदियां दोबारा से रीएमर्ज हो जाती हैं, क्योंकि पत्थर पीछे छोड़ दिए, अब आगे की तरफ बढ़ी हैं। बट इस एरिया के अंदर आपको वेटनेस ज्यादा देखने को मिलेगी, स्वैम्पी और मार्शी सॉइल, दलदली मिट्टी आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। खास तौर पर इस इलाके में फॉरेस्ट बहुत ज्यादा पाए जाते हैं एंड वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन भी इस फॉरेस्ट मतलब इस तरह के इलाकों में काफी ज्यादा है। इसके अलावा पार्टीशन के बाद कह लीजिए, या काफी लंबे समय से इस इलाके को हमने क्या करा, जंगलों को काटा, फॉरेस्ट को काटा, और आज के समय पर यहां पर आप देख रहे हो कि एग्रीकल्चर और सेटलमेंट के लिए इस इलाकों का इस्तेमाल किया जाता है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन इलाकों में आपको तेरई रीजन देखने को मिलता है। दुधवा नेशनल पार्क यहाँ का एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तेरई के बाद आता है आपका भांगर की। जब हम बात करते हैं तो भांगर जो है ओल्ड एलुवियम रीजन है।
यहां पर जो नदी है उसने आज से कई हजार साल पहले मिट्टी को डिपॉजिट कर दिया, एलुवियल डिपॉजिट्स कर दिए गए हैं। यहां पर आपको कंकड़ देखने को मिलते हैं छोटे छोटे, और खास तौर पर ये जो इलाका है इट इज नॉट दैट गुड फॉर एग्रीकल्चर, और यूपी के इलाकों में जो है ये पाया जाता है। भांगड़ के बाद जो है आपका आता है खादर। खादर इज द न्यू एलुवियम। ये क्या है? न्यू एलुवियम है। ये मिट्टी आज भी जो है क्या हो रही है? रिचार्ज हो रही है। नदियां आज भी यहां पर डिपॉजिट्स कर रही हैं। सो खादर इज द न्यू एलुवियम रीजन। यंगर डिपॉजिट्स है जिन्हें हाल फिलहाल में डिपॉजिट करा गया है, मतलब कुछ हजार साल पहले ही। और यहां पर अगर आप देखो तो ये हर साल रिन्यू हो रहे हैं। एवरी ईयर दे आर गेटिंग रिन्यूड। तो ये बहुत ज्यादा फर्टाइल है। हर साल रिन्यू कैसे हो रहे हैं? क्योंकि नदियां लगातार यहां पर जो है क्या है? डिपॉजिट्स करती जा रही हैं। एंड दिस रीजन इज वेरी गुड फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। ये इलाका बहुत ज्यादा फर्टाइल है और एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट है। तो यूपी का कुछ इलाका हो गया, बिहार का कुछ इलाका हो गया, वेस्ट बंगाल का कुछ इलाका हो गया, वो आपको यहां पर देखने को मिल जाता है खादर रीजन के अंदर। ठीक है, तो ये था खादर, भांगर, तेरई और भाबर के बारे में जिसको हमने पढ़ा। तो सबसे पहले भाबर जहां पर पेबल्स थे, उसके बाद आपका तरई जो मार्शी रीजन था, फिर आपका भांगर जो ओल्ड सॉइल था, है ना, ओल्ड एलुवियम, और फिर खादर। कई बार बच्चे भाबर और भांगड़ के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भांगर और भाबर में आप कंफ्यूज ना हो उसके लिए सिंपल सी बात है। देखो भाबर, भाबर बी आ रहा है तो पेबल्स के अंदर, पत्थरों के अंदर भी क्या आता है? डबल बी आता है। ठीक है, भांगर हमारे घर में जो पुराना सामान होता है उसको हम कहते हैं ना भंगार है भैया, फेंक दो, भंगार है ये तो सब, तो भांगर उस वे में ओल्ड एलुवियम। ठीक है, ऐसे करके आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हो। अब आगे चलेंगे और अब हम यहां पर बात करेंगे किसके बारे में? पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में। देखिए, जब हम पेनिनसुलर प्लेटू को देखते हैं तो ये ओल्डेस्ट लैंड मास है इंडिया के अंदर। यानी कि जब गोंडवाना लैंड की ब्रेकिंग हुई तो गोंडवाना लैंड के टूटने के समय से हमें यह देखने को मिलता है। सो इट इज द ओल्डेस्ट लैंड मास। मजे की बात क्या है कि ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसके वेस्टर्न साइड पर यानी कि इधर आपको अरेबियन सी देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ इसके ईस्टर्न साइड पर आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सदर्न साइड पर आपको इंडियन ओशन देखने को मिल जाता है। ये बना हुआ है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बन करके। साथ ही साथ जैसे कि मैं बता चुका हूं कि दैट इट वाज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रायंगुलर शेप के अंदर आपको यह देखने को मिलता है नॉर्थ से लेकर के साउथ। यानी कि अगर आप देखो तो इसका शुरुआत जो है नॉर्दर्न प्लेन्स के ठीक बाद से शुरू हो जाती है और साउथ तक आपको यह देखने को मिल जाता है। हाइट की यहां पर अगर हम बात करें, एरिया की अगर हम बात करें तो 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये लगभग कवर करता है, और साथ ही साथ 750 मीटर तक की हाइट आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम रीजन्स की बात करें कि भैया कौन से स्टेट्स में ये फैला हुआ है, तो अगर हम ध्यान से मैप में देखें तो आप यहां पर इस फोटो के तौर पर समझ सकते हैं कि मेजॉरली ज्यादातर भारत के अंदर ये आपको एक्सटेंडेड देखने को मिलता है। नॉर्थ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ ईस्ट, राजस्थान से लेकर के तमिलनाडु कन्याकुमारी, वेस्ट गुजरात से लेकर के वेस्ट बंगाल अरुणाचल प्रदेश तक, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम स्टेट्स की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब स्टेट्स के अंदर जो है आपको ये देखने को मिल जाता है। खास तौर पर पेनिनसुलर प्लेटू को लेकर के अगर हम देखें तो ये दो मेजर डिविजन्स के अंदर बटा हुआ है। यहां पर हम क्या देखते हैं कि रिवर नर्मदा, नर्मदा नदी जो है क्या कर रही है, इसको दो पार्ट्स के अंदर जो है डिवाइड कर रही है। कौन? नर्मदा नदी। तो यहां पर अगर आप मैप में देखें तो इस तरह के से आपको देखने को मिलेगा कि कुछ यहां से हमारी नर्मदा नदी निकल रही है ना। तो ये जो नर्मदा रिवर निकल रही है विंध्यास और सतपुरा के बीच में, ये नर्मदा नदी इस पेनिनसुलर प्लेटू को दो पार्ट्स के अंदर बांट रही है। नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर सेंट्रल हाईलैंड और साउथ ऑफ नर्मदा रिवर डेक्कन प्लेटू। तो यहां पर अगर हम देखें तो नर्मदा रिवर के साउथ में
और नॉर्थ में हमें ये देखने को मिलते हैं। तो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में आ जाता है सेंट्रल हाईलैंड और नर्मदा रिवर के साउथ में आ जाता है हमारा डेक्कन प्लेटू। ठीक है, तो ये नर्मदा नदी हो गई, इसके नॉर्थ में ये वाला जो रीजन है ये सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है और साउथ वाला रीजन जो है ये डेक्कन प्लेटू कहलाता है। तो इस तरीके से हमारा पेनिनसुलर प्लेटू जो है बच्चा वो दो पार्ट्स के अंदर मेजरली डिवाइडेड हमें होता हुआ देखने को मिलता है और डिवाइड कौन कर रही है? नर्मदा रिवर। आगे चलते हैं और अब हम यहां पर बात करेंगे सेंट्रल प्लेटू के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि नर्मदा रिवर के नॉर्थ में आपको क्या देखने को मिल जाता है? सेंट्रल प्लेटू देखने को मिल जाता है। तो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में सेंट्रल प्लेटू है। इस रीजन को हम सेंट्रल हाईलैंड के नाम से भी जानते हैं। इस रीजन के अंदर मालवा प्लेटू सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। मालवा प्लेटू के अलावा यह रीजन और पार्ट्स में भी बटा हुआ है, जैसे अरावली रेंज भी यहां पर आपको देखने को मिलती है इसके वेस्ट में। इसके अलावा मेवाड़ का प्लेटू भी आपको यहां पर देखने को मिलता है, मालवा का प्लेटू भी आपको देखने को मिलता है, बुंदेलखंड का प्लेटू भी आपको देखने को मिलता है, विंध्यन सीरीज, विंध्यन माउंटेन रेंज भी आपको यहां पर देखने को मिल जाती है और नीचे सतपुरा रेंज भी देखने को मिल जाती है। तो मैप पर अगर हम नजर डालें तो आप यहां पर देख सकते हैं। आप इस तरीके से समझें कि ये जा रही है हमारी नर्मदा रिवर। ठीक है, ये हमारी हो गई नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के नॉर्थ में अपना ये सेंट्रल हाईलैंड वाला इलाका है। वेस्ट में इसके ये अरावली रेंज है जो ब्लैक वाली आपको देखने को मिल रही है। देन मालवा प्लेटू सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटू है इसका। देन मेवाड़ प्लेटू भी आ जाता है, बुंदेलखंड, भागेलखंड प्लेटू और सतपुरा रेंज, विंध्यास रेंज, ये सब आपको यहां पर जो है देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम आगे की तरफ चलें तो हम यहां पर जब बात करते हैं इसके वेस्टवर्ड एक्सटेंशन की, तो वेस्ट के तरफ अगर आप देखें तो राजस्थान वाली साइड में आपको डेजर्ट देखने को मिल जाता है। तो अभी हमने देखा ही फोटो के अंदर ही कि भाई सेंट्रल हाईलैंड के वेस्ट में अरावलीज थी, तो वहां पर हमें डेजर्ट देखने को मिल जाता है अरावलीज के वेस्ट की तरफ अगर आप जाएं तो। फिर चंबल, केन, बेतवा, ये तीन मुख्य रिवर्स आपको इस रीजन के अंदर देखने को मिलती हैं। ईस्ट में बुंदेलखंड और भागेलखंड वाला रीजन आपको देखने को मिल जाता है, जिनमें वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम भी हमें देखने को मिलती है। फिर अगर हम इसकी बात करें, छोटा नागपुर प्लेटू भी इसके ईस्टर्न एक्सटेंशन के तौर पर हमें देखने को मिल जाता है। फिर छोटा नागपुर प्लेटू को ही अगर हम देखें तो ये झारखंड, छत्तीसगढ़, नॉर्थ उड़ीसा, साउथ बिहार और वेस्ट बंगाल की पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट जो है उसको कहीं ना कहीं कवर करता है। दो मुख्य रिवर्स हैं, दामोदर और स्वर्ण रेखा। और कोल रिसोर्सेज यहां पर क्या है हमारे सबसे ज्यादा हैं, ग्रेनाइट का पत्थर हमें यहां पर देखने को मिलता है। तो ये देखो, ये हो गया सेंट्रल हाईलैंड पूरा। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड की इधर वेस्ट की अगर हम यहां पर बात करें तो इधर आपको क्या देखने को मिल गया? वेस्टर्न रीजन के अंदर आपको देखने को मिल गया सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट। ठीक है, जो अपना थार डेजर्ट वाला इलाका है। रिवर्स कौन सी मेन है? चंबल, केन और बेतवा। इसके बाद ईस्टवर्ड एक्सटेंशन के तौर पर आपको ये बुंदेलखंड और भागेलखंड वाला रीजन देखने को मिल जाता है। देन छोटा नागपुर प्लेटू वाला रीजन भी इसके ईस्टवर्ड एक्सटेंशन के तौर पर देखने को मिलता है, जहां पर दामोदर रिवर मेन रिवर हो जाती है। और इस एरिया की अगर हम बात करें तो झारखंड पूरा, देन नॉर्थ छत्तीसगढ़, नॉर्थ उड़ीसा, साउथ बिहार का थोड़ा सा पार्ट और वेस्ट बंगाल का वेस्टर्न पार्ट, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट जो है वो छोटा नागपुर प्लेटू को कवर करता है। दो मुख्य नदियां हैं, दामोदर और स्वर्ण रेखा। कोल रिसोर्सेज यहां पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और ग्रेनाइट हमें यहां पर देखने को मिलता है। तो सेंट्रल हाईलैंड कुछ इस तरीके से अलग अलग रीजन्स के अंदर हमारा क्या है बच्चा? बटा हुआ है। सेंट्रल हाईलैंड के बाद आता है अपना डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू की अगर हम बात करें तो ये एक तरीके का ट्रायंगुलर लैंड मास है जो नर्मदा रिवर के साउथ में हमें देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है? साउथ ऑफ नर्मदा रिवर। साउथ ऑफ नर्मदा रिवर ये हमें देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, लिखा मैंने, या भी गया, लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। इसके अलावा डेक्कन प्लेटू के भी कुछ पार्ट्स हैं। डेक्कन प्लेटू भी अलग अलग पार्ट्स के अंदर बटा हुआ है। कहने को अगर हम बाय नेम समझे तो डेक्कन ट्रैप जो महाराष्ट्र वाला रीजन है, दिस रीजन, ये जो ऊपर वाला महाराष्ट्र वाला रीजन है, इसको बोला जाता है क्या?
डेक्कन ट्रैप बोला जाता है इस रीजन को। देन उसके बाद आता है अपना कर्नाटका प्लेटू, तो जो कर्नाटका वाला डिवीजन है उसको हम बोलते हैं कर्नाटका प्लेटू। इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश प्लेटू, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं आंध्र प्रदेश प्लेटू। और लास्ट में हम यहां पर दंडकारण्य वाली जगह भी देखते हैं। डेक्कन प्लेटू की खास बात क्या है कि डेक्कन प्लेटू के अंदर आपको देखने को क्या मिलता है कि भैया सतपुरा रेंज के ठीक नीचे से जो है डेक्कन प्लेटू हमारा शुरू हो जाता है। सतपुरा रेंज की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ मुख्य हिल्स भी हैं, जैसे कि महादेव हिल्स, कैमूर हिल्स, मैकाल रेंज, ये कुछ इंपॉर्टेंट हिल रेंजेस भी आपको सतपुरा रेंज के अंदर देखने को मिलती हैं। फिर अगर आप थोड़ा सा और ईस्टवर्ड की तरफ चले जाओगे तो छोटा नागपुर प्लेटू का ही ईस्टवर्ड की तरफ अगर आप जाओगे तो आपको यहां पर कार्बी आंगलोंग मेघालय प्लेटू देखने को मिलता है। तो मेघालय के रीजन में आपको इस जगह पर, ये देखो, इस जगह पर आपको जो है क्या देखने को मिलता है, कार्बी आंगलोंग मेघालय प्लेटू आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि छोटा नागपुर से ये सेपरेट होकर के आगे जो है बना हुआ है, और यहां पर कुछ 3 इंपॉर्टेंट हिल्स हमें देखने को मिलती हैं जिसका नाम है गारो, खासी और जयंतिया। तो गारो, खासी और जयंतिया हिल्स हमें यहां पर जो है देखने को मिल जाती हैं। तो ये हो गया गारो हिल्स का रीजन, देन ये हो गया खासी हिल्स का रीजन, और ये हो गया जयंतिया हिल्स का रीजन। तो गारो, खासी, जयंतिया हिल्स आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। इन हिल्स का नाम यहां के ट्राइब्स के नाम पर रखा हुआ है। तो जो यहां पर आदिवासी कम्युनिटी रहती है, ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, उनके नाम पर ही इन हिल्स का नाम भी रखा गया है। तो गारो, खासी और जयंतिया जो है क्या है, वो हिल्स के ट्राइब्स के नाम है, और इन्हीं ट्राइब्स के नाम पर इन हिल्स का नाम भी हमें देखने को मिल जाता है। तो मेघालय कार्बी आंगलोंग प्लेटू के अंदर आपको ये 3 प्रोमिनेंट हिल्स भी देखने को मिल जाती हैं अपने ईस्टवर्ड एक्सटेंशन के अंदर। इसके बाद आगे की तरफ अगर हम चलें तो अब बारी है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स की। तो अब ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स को हम पढ़ेंगे। कोई डाउट अगर आपका यहां तक हो तो कमेंट्स के अंदर आप अपने डाउट में से पूछते जाइएगा, आपको रिप्लाईज में मैं आंसर दे दूंगा। अब देखिए क्या है कि जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स हैं, नाम से ही पता लग रहा है। अगर हम यहां पर बात करें डेक्कन प्लेटू की, तो ये हो गया अपना डेक्कन प्लेटू वाला रीजन। तो डेक्कन प्लेटू के अगर आप वेस्टर्न साइड में देखें तो इस रीजन में आपको वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलते हैं। डेक्कन प्लेटू के ईस्टर्न साइड में अगर आप देखें तो यहां पर आपको ईस्टर्न घाट्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये कह सकते हैं हम कि भैया जो अपने ये प्लेटूज और घाट्स हैं, ये डेक्कन प्लेटू के ईस्ट और वेस्ट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, और डायरेक्शन के हिसाब से ही इनका नाम है। वेस्ट में वेस्टर्न घाट, ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स शामिल हैं। अब सबसे पहले हम यहां पर इनका डिफरेंस समझेंगे, और डिफरेंस के थ्रू ही इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे साथ में, क्योंकि एग्जाम में आपका डायरेक्टली यहां पर जो है डिफरेंस पूछ लिया जाता है बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। देखिए सीधी सी बात है, यहां पर अगर हम सबसे पहले बात करें वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स की, तो हम इनको क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर डिफरेंशिएट कर पाएंगे, जिसमें सबसे पहला आ जाता है कि ये कहां पर हैं, इनकी लोकेशन क्या है। तो वेस्टर्न घाट्स पैरेलल टू द वेस्ट कोस्ट, यानी कि वेस्टर्न कोस्ट के पास है, और ईस्टर्न घाट्स ईस्ट कोस्ट के पैरेलल है, ईस्टर्न कोस्ट के साथ है। उसके बाद एलिवेशन की अगर हम बात करें, हाइट की बात करें, तो वेस्टर्न घाट्स की जो हाइट है वो कंपैरेटिवली ईस्टर्न घाट्स से ज्यादा है। यानी कि है क्या कि वेस्टर्न घाट्स में जो एवरेज हाइट है वो 900 से लेकर के 1600 मीटर्स के बीच में हमें देखने को मिलती है। वहीं ऑन दी अदर हैंड ईस्टर्न घाट्स की जो हाइट है वो 600 मीटर्स के अराउंड हमें देखने को मिल जाती है। स्ट्रेच देखें कि भैया कहां से कहां तक है, तो वेस्टर्न घाट्स हमारे नर्मदा वैली से शुरू हो जाते हैं और कन्याकुमारी तक हमें देखने को मिलते हैं। तो नर्मदा रिवर के ठीक बाद से, यानी कि कहीं ना कहीं यहां से हमें वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलते हैं, कहां तक, कन्याकुमारी तक। तो नर्मदा रिवर के बाद से, उसके साउथ से, नर्मदा वैली से हमें ये देखने को मिलते हैं कन्याकुमारी तक। सिमिलरली ईस्टर्न घाट्स जो है वो महानदी वैली, यानी कि महानदी रिवर के बाद से लेकर के नीलगिरीज तक आपको ये देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद हाईएस्ट पीक्स की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न घाट्स में 2 हाईएस्ट पीक्स हैं, अनाईमुड़ी और दोडा बेटा। ये 2 मेजर क्या है, हिल्स हैं वेस्टर्न घाट्स के अंदर।
वहीं ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो महेंद्रगिरी यहां पर सबसे टॉप पॉइंट है, दैट इज अराउंड 1500 मीटर्स। ईस्टर्न घाट्स में महेंद्रगिरी हो गया और वेस्टर्न घाट्स में अनाईमुड़ी और डोडा बेटा हो गया। हिल स्टेशंस की अगर हम बात करें तो ईस्टर्न घाट के अंदर आपको कोडाईकनाल, ऊटी जैसे हिल स्टेशंस भी देखने को मिल जाते हैं। फीचर्स यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वेस्टर्न घाट्स की खास बात क्या है कि दैट दे आर कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है कि इनके बीच में कोई ब्रेक आपको देखने को नहीं मिलेगा, सीधे हैं, कॉन्टिन्यूअस हैं। बट वहीं अगर हम बात करें ईस्टर्न घाट्स की तो ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूअस और इररेगुलर हैं। ऐसा क्यों है? देखिए क्या है, हो क्या रहा है कि वेस्टर्न घाट्स में से काफी सारी नदियां हमें देखने को मिल जाती हैं। काफी सारी नदियां जो हैं वेस्टर्न घाट से ही निकल रही हैं। तो कुछ इस तरीके से, चाहे आप कृष्णा रिवर की बात करें, चाहे आप तुंगभद्रा रिवर की बात करें, कावेरी नदी की बात करें, तो ये गोदावरी नदी की बात करें, ये नदियां क्या हैं, वेस्टर्न घाट से निकल करके ईस्टर्न घाट्स की तरफ जा रही हैं। तो जब ये नदियां वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट्स की तरफ जाती हैं तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि वेस्टर्न घाट्स का फ्लो, वेस्टर्न घाट से फ्लो ईस्टर्न घाट की तरफ हो रहा है। रीजन, वेस्टर्न घाट्स ऊंचे हैं हाइट में, तो ऊंचे से नीचे की तरफ ही फ्लो होगा। तो ईस्टर्न घाट हाइट में नीचे है तो इजीली वहां पर फ्लो हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब होता क्या है कि ये जो नदियां हैं, ये नदियां जाकर के अपना डेल्टा बनाती हैं और ये समुद्र में मिल जाती हैं, जिस वजह से वेस्टर्न घाट्स डिसकंटिन्यूअस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दीज रिवर डेल्टास। तो चाहे कृष्णा नदी का डेल्टा हो, चाहे गोदावरी नदी का डेल्टा हो, या कावेरी नदी का ही डेल्टा क्यों ना हो, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी के डेल्टा की वजह से जो हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं वो डिसकंटिन्यूअस हो गए। इसके अलावा जो वेस्टर्न घाट्स हैं इनके अंदर हमें कुछ पासेस भी देखने को मिलते हैं, यानी कि कुछ दर्रे भी हैं, है ना, जिनका इस्तेमाल करके, कुछ गैप्स भी हैं, थोड़े बहुत गैप्स जिनका इस्तेमाल करके लोग इनको पार करते थे, ट्रैवल करते थे। और एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर अगर हम देखें तो ये आपको मैं बता ही चुका हूं कि अपने जो वेस्टर्न घाट्स हैं इनकी हाइट कंपैरेटिवली ज्यादा है किनसे, ईस्टर्न घाट्स से। तो ये हो गया अपना ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स का डिफरेंस जो अभी हमने यहां पर पढ़ा। ठीक है, देख लीजिए एक बार इसे ध्यान से। अब आगे की तरफ चलेंगे और बात करेंगे डेजर्ट की। डेजर्ट की जब हम बात करते हैं तो इंडियन डेजर्ट, जिसको हम थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप अरावली रेंज के वेस्ट की तरफ जाएं तो ये रहा आपका कुछ अरावली रेंज। अरावली रेंज के वेस्ट में आपको क्या देखने को मिल जाता है, इंडियन डेजर्ट देखने को मिल जाता है। इंडियन डेजर्ट जो है यहां पर आपको सैंड ड्यून्स, रेत के टीले आपको बहुत ज्यादा यहां पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहां पर रेनफॉल बहुत कम होती है, 150 mm से भी कम। तो एरिड रीजन है, सूखा रीजन है। साथ ही साथ क्लाइमेट मैंने बता दिया कि एरिड है, सूखा है। वेजिटेशन बहुत कम होती है, वेरी लो वेजिटेशन। सिर्फ खेजड़ी का इलाका ऐसा है जोधपुर के पास जहां पर थोड़ी बहुत जो है क्या है, पेड़ पौधे, हरियाली हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा रिवर जो यहां पर फेमस है दैट इज लूनी रिवर। तो लूनी रिवर यहां पर फेमस हो जाती है। बाकी फीचर्स की अगर हम बात करें तो इस रीजन में बारचन्स हमें देखने को मिलते हैं, स्पेलिंग गलत है, ई नहीं आएगा, बारचन्स हमें देखने को मिलते हैं, खास तौर पर जैसलमेर के आसपास, यानी कि इंडो पाक वाला जो बॉर्डर इलाका है वहां पर हमें ये बारचन्स देखने को मिलते हैं। और अगर इनकी शेप की बात करें तो दे आर क्रेसेंट मून शेप, है ना। तो जिस तरीके से ईद का चांद होता है, ये देखो आप यहां पर देख सकते हो इन बारचन्स को, इस तरीके से ये बारचन्स आपको देखने को मिलते हैं क्रेसेंट मून के शेप के अंदर, है ना। तो जिस तरीके से ईद का चांद होता है क्रेसेंट शेप का, उसी तरीके से जो है क्या है आपको यहां पर ये बारचन्स भी देखने को मिल जाते हैं, विच आर फाउंड नियर द इंडो पाक बॉर्डर इन द जैसलमेर रीजन। तो इंडियन डेजर्ट के कुछ ये मेन फीचर्स हो गए कि भैया ये अरावलीज के वेस्ट में लाया करता है, राजस्थान वाले रीजन में मेजरली सैंड ड्यून्स यहां पर देखने को मिलते हैं, रेनफॉल बहुत कम होता है, एरिड रीजन है, वेजिटेशन ना के बराबर है, रिवर लूनी यहां पर मेन है। इस रीजन के अंदर बारचन्स पाए जाते हैं जो क्रेसेंट शेप्ड मून की होते हैं, और बाकी इंडो पाक बॉर्डर के आसपास ये आपको देखने को मिलते हैं। फोटो मैंने आपको इसका दिखा ही दिया। इंडियन डेजर्ट के बाद आगे चलते हैं हम, किसके बारे में पढ़ेंगे, कोस्टल प्लेन्स के बारे में।
अब देखो क्या है कि हमने नॉर्दर्न प्लेन्स को तो पढ़ा, नॉर्दर्न प्लेन्स में हमने देखा कि जो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर्स हैं उन्होंने इंडस प्लेन्स बनाए, बट वहीं अब हम कोस्टल प्लेन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जब आप वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को क्रॉस करते हैं, कोस्ट की तरफ जाते हैं, समुद्र तट की तरफ जाते हैं, तो यहां पर आपको कोस्टल रीजन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन देखने को मिलते हैं। तो अब हम वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को ही ढंग से पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। देखिए क्या है कि यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, कोस्टल प्लेन्स की, तो इसमें आपको वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन देखने को मिलते हैं। कहां पर हैं? इट लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी। ईस्टर्न कोस्ट वाले लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट्स के बीच का जो इलाका है, जिसको कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदियों ने बनाया है, वो है अपने ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। वहीं वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच का जो इलाका है वो आ जाता है अपना वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स नैरो हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स वाइड हैं। साथ ही साथ जो अपने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये 3 पार्ट्स में बटे हैं, कोंकण, कन्नड़, मालाबार। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन मेजरली 2 पार्ट्स में है, नॉर्दर्न सरकार और कोरोमंडल। वहीं फीचर्स की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में हमें वामनाड लेक देखने को मिलती है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में चिल्का लेक हमें देखने को मिलती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों का डेल्टा हमें बनता हुआ देखने को मिलता है। इमेज को दिखाऊं अगर मैं आपको, तो यहां पर आप ये इमेज भी देख सकते हो। तो ये देखो, ये वाला रीजन जो है अपना, ये वाला रीजन जो है अपना, ये क्या हो गया? ये हो गया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये हो गए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, है ना। और ये वाला जो रीजन है अपना, ये हो गया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। गुजरात के ठीक, वैसे तो गुजरात प्लेन भी गिने जाते हैं, बट उनको हम कोस्टल प्लेन्स में नहीं रखते। तो यहां पर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की जब हम बात करते हैं, तो जो मुंबई वाला इलाका है, महाराष्ट्र वाला जो इलाका है, सॉरी, ये अपना क्या है? महाराष्ट्र है। जो महाराष्ट्र वाला इलाका है उसे हम कोंकण कोस्ट कहते हैं। फिर महाराष्ट्र से लेकर के गोवा तक का रीजन इसके अंदर आ जाता है, महाराष्ट्र और गोवा वाला रीजन। देन फिर जो कर्नाटका वाला रीजन है उसको हम कन्नड़ कोस्ट कहते हैं, तो ये हो गया कर्नाटका रीजन। देन जो केरला वाला रीजन है उसे हम मालाबार कोस्ट कहते हैं, ठीक है। तो कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाती है? इसकी ट्रिक हो जाती है कोकामा, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें तो इसका नॉर्दर्न पार्ट है नॉर्दर्न सरकार्स, जो ओडिशा से लेकर के हमें आंध्र प्रदेश तक देखने को मिलता है। देन आता है कोरोमंडल कोस्ट, जो आपको आंध्र प्रदेश के साउथ से लेकर के तमिलनाडु तक देखने को मिलता है। इसको हम लिख सकते हैं नोको। तो कोरोमंडल वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, कोकामा, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन नोको, नॉर्दर्न सरकार्स और कोरोमंडल कोस्ट। तो इस तरीके से हम कोस्टल प्लेन्स को भी क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। ये अभी हमने यहां पर पढ़ा ही। इसके अलावा चिल्का लेक की अगर हम बात करें तो इट इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। फिर आगे की तरफ चलेंगे हम और आगे पढ़ेंगे हम किसके बारे में? अब हम आगे पढ़ेंगे आइलैंड्स के बारे में। तो देखो क्या है कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। हमारे यहां पर हिमालयाज भी हैं, प्लेन्स भी हैं, डेजर्ट भी है, प्लेट्यू भी है। अब आइलैंड ग्रुप भी हमें देखने को मिलता है। आइलैंड्स की जब हम बात करते हैं तो भारत के अंदर मेनली 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड्स इन द ईस्टर्न साइड, जिसमें आपका बे ऑफ बंगाल है, तो बे ऑफ बंगाल के अंदर अंडमान निकोबार आइलैंड। वेस्टर्न साइड पर जहां पर अपना अरेबियन सी है, यहां पर हमें लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। तो लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड हमें यहां पर देखने को मिल जाता है। बे ऑफ बंगाल ईस्टर्न साइड पर अंडमान निकोबार आइलैंड, अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में है या अरेबियन सी में है। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। ए फॉर अरेबियन,
ए फॉर अरेबियन सी, बट ए फॉर अंडमान इसमें नहीं है। ए फॉर अंडमान इसमें नहीं है। अंडमान किस में है? बी में, बे ऑफ बंगाल में। तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि भैया ए के बाद बी ही आएगा, तो अंडमान निकोबार आइलैंड किस में आएंगे? बे ऑफ बंगाल में ही आएंगे, अरेबियन सी में नहीं आएंगे। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। अब इन आइलैंड्स को अगर हम पढ़ें और देखें तो सबसे पहले बात करेंगे लक्षद्वीप आइलैंड्स की। लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप की अगर हम बात करें तो केरला के आपको वेस्टर्न साइड में ये आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मालाबार कोस्ट के वेस्ट में, आप मालाबार कोस्ट के वेस्ट में जब जाएंगे तो मालाबार कोस्ट के वेस्ट में आपको क्या देखने को मिलते हैं? लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप देखने को मिल जाते हैं अरेबियन सी के अंदर। साथ ही साथ यहां पर कोरल आइलैंड ग्रुप है, यानी कि कोरल्स ने मिलकर के ये आइलैंड ग्रुप को बनाया हुआ है। इनको पहले लकादीव, मिनिकॉय और अमनदीव ग्रुप कहा जाता था। आगे चल करके इनका नाम बदल दिया गया 1973 में, और अब इन्हें लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। 32 स्क्वायर किलोमीटर का ये इलाका है। इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है दैट इज कवारती। तो कवारती जो है इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। साथ ही साथ यहां पर हमें ग्रेट बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अलग अलग तरीके के फ्लोरा और फोना हमें यहां पर देखने को मिल जाते हैं। और इस आइलैंड ग्रुप के अंदर जो सबसे बड़ा आइलैंड है दैट इज मिनिकॉय। तो मिनिकॉय जो है यहां पर सबसे बड़ा आइलैंड ग्रुप भी हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप की, तो अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप जो है अपना कहां है? बे ऑफ बंगाल के अंदर है। और ये दो पार्ट्स में बटा हुआ है, अंडमान और निकोबार। अंडमान निकोबार की हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि ये वल्केनिक इरप्शंस से बना, यानी कि एक सबमर्ज्ड माउंटेन है ना। सबमर्ज्ड माउंटेन का मतलब क्या? कि इस तरीके से जो है एक माउंटेन रहा होगा ओशन बेड के अंदर, और इसमें वल्केनिक एक्टिविटीज होती होंगी। अब इसके आसपास क्या है? पानी आ गया है, तो ये ऊपर का इलाका जो है हमें आइलैंड के तौर पर देखने को मिलता है, अंडमान निकोबार आइलैंड। बे ऑफ बंगाल के अंदर ये लोकेटेड है। साथ ही साथ नॉर्दर्न साइड में अंडमान है जो 4 पार्ट्स में बटा हुआ है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान। वहीं पोर्ट ब्लेयर पहले इसकी कैपिटल का नाम था, अभी हाल ही में इसकी कैपिटल का नाम चेंज हो चुका है और अब पोर्ट ब्लेयर नहीं, इसका नाम है श्री विजयपुरम। तो श्री विजयपुरम जो है क्या है? अंडमान निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल है। ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर पहले इसकी कैपिटल हुआ करती थी, बट अब नया नाम जो है वो क्या है? श्री विजयपुरम। ये नया नाम है, अभी आपकी एनसीईआरटीज के अंदर भी ये अपडेट नहीं हुआ है। नॉर्थ अंडमान में संदौल पीक एक मेजर पॉइंट है। मिड अंडमान जो एक तरीके का बैरन आइलैंड है। साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर है जिसका अब नाम बदल करके क्या हो गया है? श्री विजयपुरम हो गया है, जो इसकी कैपिटल भी है। स्मॉल अंडमान हमें ये देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बैरन आइलैंड की, तो यहां पर भारत का इकलौता एक्टिव वल्केनो शामिल है, यानी कि मिड अंडमान के रीजन में। इसके बाद आता है अपना निकोबार आइलैंड ग्रुप। साउथ में निकोबार आइलैंड ग्रुप है जो 3 पार्ट्स के अंदर बटा हुआ है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। कार निकोबार, मिड निकोबार और ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में ही इंदिरा पॉइंट था जो अब डूब चुका है, और ये आइलैंड जो है इक्वेटर के पास है, तो यहां पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये जो ग्रेट निकोबार वाला रीजन है ये भारत के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? भारत के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, और चाइना इसी से क्या है? बहुत ज्यादा डरता भी है। अगर भारत की नेवी ग्रेट निकोबार के पास अपना ब्लॉकेड लगा ले तो चाइना के जहाज पार नहीं हो सकते यहां से। तो चाइना अभी जो इतना पैसा खर्च कर रहा है पाकिस्तान को खुश करने में, ईरान को खुश करने में, क्यों? इसी वजह से कर रहा है, बिकॉज निकोबार आइलैंड ग्रुप जो है वो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत की सरकार, इंडियन गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली 75,000 करोड़ रुपीस का बजट तैयार करा है। 75,000 करोड़ रुपीस में ग्रेट निकोबार वाले रीजन में भारत सरकार बहुत से डेवलपमेंट्स करने जा रही है। मोदी गवर्नमेंट डेवलपमेंट करने जा रही है ताकि इस रीजन को हम और बेहतर तरीके से डेवलप कर पाए और
चाइना से मुकाबला कर पाए और इंडियन ओशन के अंदर अपनी पकड़ और मजबूत कर पाए। और क्या रहता है अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट रहता है गेस। हाँ, अब देखिए क्या है, हमने देखा कि भारत के अंदर भैया सब कुछ है। भारत के अंदर हिमालयन माउंटेन रेंजेस भी हैं, डेजर्ट भी है, नॉर्दर्न प्लेन्स भी हैं, बहुत सी नदियां भी हैं, साथ ही साथ प्लेटू रीजन भी है विच इज फुल ऑफ मिनरल्स एंड रिसोर्सेज, घाट्स भी हैं और कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स भी हैं। इन सब के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, यूजेस हैं, जिसको अब हम लास्ट में देखेंगे। तो देखिए क्या है कि सबसे पहले अगर हम बात करें हिमालयाज की, तो हिमालयाज वाटर और फॉरेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर और फॉरेस्ट के अलावा हमारी सिक्योरिटी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हैं कि हिमालयन रीजन के अंदर आज के समय में क्या है, बहुत सी ग्लेशियर्स हैं। तो इन ग्लेशियर से क्या है, हमें पानी मिल जाता है। हिमालयन रीजन के अंदर क्या है, ग्लेशियर्स हैं। तो ग्लेशियर्स हैं, रिवर्स यहां से ओरिजिन होती हैं, तो यहां से क्या है, हमें बहुत सा पानी मिल जाता है। इसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स की अब हम बात करें तो ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेनरीज है। यानी कि यहां पर अगर हम देखें तो नॉर्दर्न प्लेन्स कहीं ना कहीं हमारे लिए फूड सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं। किस चीज का काम कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर यहां पर ज्यादा हो रहा है। इसके बाद पेनिनसुलर प्लेटू की अगर हम बात करें तो मिनरल्स यहां पर बहुत हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए या कहिए हमारी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। आगे चल करके कोस्टल रीजन की बात करें तो फिशिंग और पोर्ट एक्टिविटीज के लिए हमारे लिए एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमारा कोस्टल रीजन है, ये हमें स्ट्रैटेजिकली हेल्प करता है कि हम इंडियन ओशन पर अपनी पकड़ बना रख सके और एक्सेसिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। यानी कि भारत को अगर कहीं भी व्यापार करना है, चाहे ईस्ट में चाहे वेस्ट में, तो इजीली इन कोस्टल रीजन की वजह से पोर्ट्स के थ्रू हम वो कर सकते हैं। और लास्टली इंडियन डेजर्ट की हम बात करें तो इस इलाके के अंदर ऑयल जैसे रिसोर्सेज भी हमें देखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सब चीजें हैं, यूजेस हैं भारत के फिजिकल डिविजन्स को लेकर के। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ऊपर वाले परमात्मा ने, ईश्वर ने भारत के ऊपर बहुत मेहरबानी करी है कि सब कुछ भारत के अंदर अवेलेबल है। तो चाहे आप बात करो वाटर की, चाहे आप बात करो एग्रीकल्चर की, चाहे मिनरल्स की, चाहे ऑयल की या एक्सेसिबिलिटी की, हर चीज भारत के अंदर अवेलेबल है। जरूरी क्या है कि हम इन रिसोर्सेस की रिस्पेक्ट करें, इनको सस्टेनेबली डेवलप करें और इस्तेमाल में लाएं। तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ये होता है यहीं पर समाप्त। तो आज की इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और कोई भी आपका फीडबैक है, आप कमेंट्स के अंदर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इस चैप्टर के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच एवरीवन। गौतम लखानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।